हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो हमारा कोर्स होगा फुल लेंथ कोर्स होगा। फुल कोर्स होगा किसका? एनसीईआरटी एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th। ओके, क्लास 11th का ये चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर है और ये पूरा हमारा कोर्स होगा, फुल कोर्स होगा, कंप्लीट कोर्स होगा एनसीईआरटी बायोलॉजी का। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द लिविंग वर्ल्ड ये है क्या। तो लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो इसमें सबसे पहली लाइन जो लिखी है, सबसे पहली लाइन क्या है देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोथ आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम लिविंग की बात करें या नॉन लिविंग एलिमेंट्स की बात करें तो ये एक ही तरह के एलिमेंट्स से बने हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं। दे गवर्नड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम काइंड ऑफ फिजिकल लॉ। और ये क्या होता है कि ये गवर्न किए जाते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं सेम काइंड ऑफ फिजिकल लॉ सच एज ग्रेविटेशन। इनमें क्या होता है? ग्रेविटेशन अप्लाई होता है, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड रिएक्शंस। आगे देखिए, however the living being are unique because they have well developed coordinated level of organization। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड कोऑर्डिनेटेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हम लोग अपने ह्यूमंस के अपनी बात करें तो हम लोगों में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। तो वेल डेवलप्ड होती है हर चीज। आगे देखते हैं। हेंस द लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड, इसीलिए हम लिविंग बीइंग को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन इज द की फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। यूनिक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो की फीचर होता है किसका? सभी लिविंग बीइंग्स का। जितनी भी जीवित चीजें हैं उनका जो यूनिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, आगे देखिए। एग्रीगेशन, म्यूचुअल इंटरेक्शन, स्टेबिलिटी, अल्टरेशन और चेंज आर ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स इन द लिविंग बीइंग्स। एग्रीगेशन होता है, इकट्ठा होते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, स्टेबिलिटी होती है और चेंजेस आते हैं। आगे देखेंगे। लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय जस्ट पुटिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट इन राइट प्रोपोर्शन विद रिक्वायर्ड एनर्जी। और लाइफ को हम ऐसे ही नहीं क्रिएट कर सकते या प्रिपेयर कर सकते हैं कि जिन चीजों से बने हैं उनको क्या किया हम लोगों ने, राइट प्रोपोर्शन ले लिया कंपोनेंट्स का और लाइफ एग्जिस्ट हो गई। ऐसा नहीं होता है। ओके, द लाइफ रिक्वायर्ड यूनिक, वेल कोऑर्डिनेटेड एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होना चाहिए? यूनिक, वेल कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, स्टेबल कंपोनेंट्स होने चाहिए एंड राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ओके, द मिस्ट्री ऑफ बीइंग अलाइव lies in the highly complicated way in which living matter is organized. An organism is not only an independent entity, in fact it is a part of a natural system। तो कोई भी जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी न किसी पे डायरेक्टली और डायरेक्टली ये एक दूसरे से क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम लोग अपने की बात करें तो हम लोग किस पे डिपेंड है? हम लोग पेड़ पौधों पे डिपेंड है। हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं। और पेड़ पौधे किस पे डिपेंड है? लाइट पे डिपेंड है। वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। व्हाट इज द मीन्ड बाई लिविंग? लिविंग का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। आगे इसमें देख लीजिए, पहले लाइन क्या लिखी है? एन ऑर्गेनाइजेशन
विच कैन ग्रो, रिस्पायर रेस्पायर करे, रिप्रोड्यूस करे, रिएक्ट टू एनवायरमेंटल स्टिमुली एंड सो मूवमेंट शो करे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, लिविंग। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम लिविंग किस आधार पे कह सकते हैं, जीवित किस आधार पे कह सकते हैं, वो ग्रो कर सकता हो, रेस्पायरेशन कर सकता हो, रिप्रोड्यूस करता हो, एनवायरमेंटल जो स्टिमुली होते हैं उन पे क्या करे, रिएक्ट करे, रिस्पॉन्स शो करे, मूवमेंट शो करे, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसमें होनी चाहिए। तो ये सभी कैरेक्टर किसके होंगे, किसके होंगे, लिविंग बीइंग के होंगे। दे एग्जिबिट अ ग्रेट डाइवर्सिटी, इनमें क्या होती है, बहुत ही ग्रेट डाइवर्सिटी होती है, बहुत भिन्नता होती है। इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सम कॉमन फीचर्स एंड रिलेशनशिप। दिस सम कॉमन फीचर आर, जैसे सेलुलर नेचर। तो सबसे पहला है क्या, सेलुलर नेचर। सेलुलर नेचर क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस चीज के बने हैं, सेल के बने हुए हैं। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल ओनली। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अमीबा हो गया, है ना, तो ये क्या होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। वाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, तो हम लोग मल्टी सेल्स के बने हैं, बहुत सारी सेल्स से बने हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, डेफिनिट मॉर्फोलॉजी। क्या होनी चाहिए, डेफिनिट मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए। डेफिनिट मॉर्फोलॉजी क्या होती है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनिट एक्सटर्नल अपीयरेंस। हर ऑर्गेनिज्म का अपना डेफिनिट एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है। जैसे हम लोग, है ना, मंकी हो गया, डॉग हो गया, सबका अलग अलग अपना अपीयरेंस होता है। दे कैन चेंज दिस अपीयरेंस विद इन अ नैरो लिमिट। और ये क्या कर सकते हैं, बहुत ही, मतलब ये जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसे बहुत ही कम मात्रा में चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, प्लांट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्लांट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये देख लेते क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट अ वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसके अंदर वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हम लोगों का ये है, ये क्या है, ये नेक है, यहाँ सिर होना चाहिए, है ना, यही सबका होना चाहिए, ये नहीं पीछे सिर होगा। ये हाथ है, ये हाथ होंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, ये फोर लिम्ब हो गए, और ये फोर लिम्ब हो गए, और जो नीचे है उन्हें हैंड लिम्ब कहेंगे। तो सबका एक वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जहाँ आंखें हैं वहाँ आंखें होनी चाहिए, जहाँ नाक होती है वही नाक होनी चाहिए। दे कंसिस्ट ऑफ सेल, किस चीज के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, और सेल क्या करती है, ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाती है, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, किसी एक इंडिविजुअल को बनाता है। ओके, तो ये क्या हो गया कि एक क्या होता है, ये प्लांट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। ओके, तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम टिश्यू की बात करें, तो सबसे पहले सेल आ गई। सेल जब एग्रीगेट होता है, इकट्ठा होते हैं, तब टिश्यू बनता है। ओके, टिश्यू इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन इकट्ठा होते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठा होते हैं या कंबाइंडली वर्क करते हैं, तब क्या बनता है, कोई एक इंडिविजुअल बनता है। समझ गए। अब आगे देखिए, तो क्या बना, ये सेल बनी, सेल एग्रीगेट होके टिश्यू बनाया, टिश्यू इकट्ठा होके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन इकट्ठा होके ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठा होते हैं तब क्या बनता है, कोई एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, रिक्वायर एनर्जी। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वियर एंड टीयर,
other life activities. Without energy, no living organism can survive. बिना एनर्जी के कोई सरवाइव नहीं कर सकता. ओके, आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट. जैसे इरेटिबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. जैसे रिस्पॉन्स होना चाहिए. जैसे देखिए इसमें क्या लिखा है, लिविंग बीइंग आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग. जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो उनकी सराउंडिंग होती है उससे बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. दे एग्जिबिट टू दीज चेंजेस, दे एग्जिबिट रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस. और जैसे कोई भी चेंजेस होता है, जैसे हम लोगों में, हम अपनी बात करें, अगर ह्यूमंस की बात करें तो जाड़ा गर्मी बरसात होती है, तो जाड़े में हम लोग ज्यादा कपड़े पहनते हैं, गर्मी में कम कपड़े पहनते हैं ना. तो ये क्या है, ये एक इन्वायरमेंटल वेरिएशंस है. इसमें क्या करते हैं हम, रिस्पॉन्स शो करते हैं. अगर रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे तो निकलना पड़ेगा ना यहाँ से. दे एग्जिबिट रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस. दे, अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मिमोसा पुडिका. मिमोसा पुडिका क्या, जिसे कहते हैं छुई मुई, है ना. कौन सा पेड़, छुई मुई. इसको छूते हैं हम लोग, टच करते हैं, तब क्या है, इसे इंग्लिश में ऐसे कॉमन लैंग्वेज में टच मी नॉट कहते हैं ना. अगर इसका बोटेनिकल नेम देखेंगे, मिमोसा पुडिका. तो इसे क्या होता है, प्लांट व्हेन टच्ड, अगर इसे हम टच करते हैं, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लीव्स. तो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लीव्स इसमें हो जाता है. तो ये क्या हो गया, एक तरह का रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, स्टिमुलस हो गया एक तरह का. ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होना चाहिए, लोकोमोशन होना चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, है ना. Living organisms also show remarkable degree of self-locomotion. The highest degree of locomotion observed in the animal. However, plant also shows some degree of movement. Example जैसे sunflower always faces toward the sun. तो जो जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट में भी मूवमेंट होती है. उसमें मूवमेंट ये थोड़ी ना होती है कि यहाँ से निकल गया ना, साइकिल से लेकर निकल गया, ऐसा नहीं होता. उसमें क्या होता है, वो लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं. तो जिधर लाइट होती है उसी तरफ क्या क्या होता है. जैसे सनफ्लावर के का एग्जांपल ले, तो सनफ्लावर क्या करता है, सूरजमुखी का पेड़, जिधर लाइट का वो होता है, ज्यादा लाइट पड़ती है, उधर ही को वो क्या कर लेते हैं, अपना फेस कर लेते हैं. अगर देख लिए कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है, वेरियस बॉडी पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन मैनर, है ना. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं, है ना. दे शो अ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन फॉर द एडवांटेज ऑफ द इंडिविजुअल. इफ एनी ऑफ द पार्ट आउट ऑफ द ऑर्डर, द होल बॉडी बिकम्स डिजीज्ड. अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गन, कि कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई भी ऑर्गन, उसका एक कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे, तब क्या होगा, पूरी बॉडी डिजीज्ड हो जाएगी, है ना. जैसे मान लीजिए हमारा हार्ट तो काम कर रहा है अच्छे से, लेकिन हमारा जो लंग्स है, हमारे लंग्स हैं वो नहीं काम कर रहा है, तब क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा. अगर ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा पूरी बॉडी में. तो क्या होगा, पूरा कोऑर्डिनेशन क्या हो, बिगड़ जाएगा बॉडी का, है ना. तो और वो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, डिजीज्ड हो जाएगा. आगे देखिए, मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ. मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए. तो कोई भी इंडिविजुअल हो तो उसमें क्या होनी चाहिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए. जैसे प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगी, किससे होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट्स हो गए, है ना. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस होनी चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होनी चाहिए बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड एंड सिंथेसिस ऑफ द वेरियस मेटाबोलाइट्स. दीज बायोकेमिकल रिएक्शन लीड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और ये जितनी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये क्या हेल्प करती हैं ग्रोथ में, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में. ओके, ग्रोथ इज द irreversible increase in the amount of the protoplasma. ये क्या होती है, ग्रोथ हमेशा irreversible होती है ना.
ग्रोथ आल्सो इन्वॉल्व द इंक्रीज इन द नंबर, इंक्रीज इन द नंबर हो सकता है, या प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट में क्या हो, इंक्रीज होने लगे, या साइज ऑफ द बॉडी सेल, या इनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। तो ग्रोथ कई तरह की हो सकती है। ओके, आगे देखते हैं। जैसे एक्सक्रीशन हो गया। एक्सक्रीशन क्या है? ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑल टाइप ऑर्गेनिज्म डेवलप सम हार्मफुल वेस्ट इन देयर बॉडी। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल, हार्मफुल वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, जिनका रिमूवल बॉडी के बाहर जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या जरूरी होती है? प्रोसेस होती है एक्सक्रीशन, है ना। कौन करता है? किडनी करती है। तो ऑर्गेनिज्म रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल वेस्ट इज इसेंशियल टू कीप आउट द बॉडी फिट, है ना। तो बॉडी को अगर फिट रखना है तो एक्सक्रीशन जरूरी है। हेंस ऑल ऑर्गेनिज्म रिमूव आउट देयर वेस्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का एक्सक्रीशन होता है। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग किडनी होती है हमारी, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। आगे देख लेते हैं 10वां पॉइंट, रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूटी एंड ऑफ लाइफ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक और रिमार्केबल कैरेक्टर होगा रिप्रोडक्शन। दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। अ लिविंग organism can produce a new organism of its own kind. A new individual thus arises from a pre-existing individual. New life arises from a pre-existing life. किसने कहा था? ये कहा था रॉबर्ट विर्चो ने। तो रॉबर्ट विर्चो जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है या डेवलपमेंट होता है तो कहाँ से होता है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होता है। आगे देखिए, द न्यूली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म आफ्टर सम टाइम बिकम मैच्योर इनफ टू अगेन प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल, है ना। कोई अगर जन्म लेता है तो क्या होगा? जैसे उसका बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद मैच्योर हुआ, और मैच्योर होने के बाद ये भी क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, या हम इसे क्या कहें? रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। किसको? न्यू इंडिविजुअल को। आगे देखते हैं एडेप्टेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर एडेप्टेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो ये किसने कहा था? डार्विन ने कहा था। डार्विन ने क्या कहा था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उन्होंने क्या कहा था? जो फिट है वही सरवाइव करेगा, है ना। क्योंकि एनवायरनमेंट में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है सोसाइटी में, तो जो फिट होता है वही सरवाइव करता है। किसने कहा? अब जैसे मान लीजिए बहुत ठंडी हो रही किसी एक जगह पे, अगर वहां कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, उसके हिसाब से वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो वो डेड हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो और जो अडेप्ट कर ले गया, जो मेंटेन कर ले गया, तो उससे हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एडेप्टेशन। और वो क्या करेगा? सरवाइव करेगा। आगे देखिए, ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन क्या होता है? ऑटो रेगुलेशन, various life activities of the living organism are self-regulated by autonomous neuroendocrine control, implant only hormonal control, shedding of the milk teeth, arising of the permanent teeth, onset of puberty and puberty related changes जैसे menstruation हो गया अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें, and some these processes which are self-regulated। तो कुछ होना चाहिए, क्या होता है? कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? ऑटो रेगुलेशन होता है। ऑटो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल ने, तो जो मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद रिप्रोड्यूस करेगा, तो रिप्रोड्यूस करने के पहले क्या होना चाहिए? उसमें मैच्योरेशन होना चाहिए। अगर फीमेल्स की बात करें तो उसमें मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन अगर होगा तो उसके बाद ही तो एग रिलीज होगा, एग रिलीज होगा तो उसके बाद क्या होगा? एक का फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सारी चीजें जैसे शेडिंग ऑफ द मिल्क टीथ, जो दूध के दांत होते हैं वो अपने आप गिरते हैं। हार्मोनल कंट्रोल हो गया, वो भी ऑटोनोमस होता है। हार्मोन को अपने अपने आप नहीं, अपने हिसाब से नहीं कंट्रोल कर सकते उसको, वो ऑटोनोमस होता है।
और जो नए दांत आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, उनको भी आप अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते, वो भी ऑटो, उसमें भी ऑटो रेगुलेशन होता है ना। तो ये सारी चीजें में क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन होता है। मेंस्ट्रुएशन जैसे होने लगा किसी फीमेल में, तो उसका भी अपना एज एज होती है। जैसे 12 से 14 की साल में, 14 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, और 50 से ऊपर जैसे ही पहुंचे, 50 से 52 या 55 की उम्र में क्या हो जाए, मेनोपॉज हो जाएगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा किसी फीमेल में। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ऑटो रेगुलेशन होता है ये। आगे देखिए, एजिंग एंड डेथ। एजिंग एंड डेथ की बात करें, ईच ऑर्गेनिज्म फॉलो अ डेफिनिट लाइफ साइकिल, है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसको पैदा हुआ है तो उसको मरना है ना। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होता है उसका, 10 साल, 20 साल, 2 दिन, 4 दिन, है ना। जैसे हम लोग का मैक्सिमम, हम लोगों का तो ज्यादा हो, अगर एवरेज देखा जाए तो 80। आगे देखिए, इट इज बॉर्न एंड आफ्टर सम टाइम इट रीचेस यंग एज। कोई भी जैसे इसका बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद यंग होगा, यंग होने के बाद क्या होगा, उसके बाद ओल्ड हो जाएगा, है ना, एडल्ट होगा, है ना। एडल्ट होने के बाद ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड के बाद निकल लेगा, है ना, डेथ हो जाएगी मतलब। तो ये क्या हो गया, ये पूरी मतलब स्टेप हो गए लाइफ के, उसे हम क्या कहते हैं, एजिंग। इसको हम दूसरे हिसाब से भी देखते हैं, सेनेसेंस कहते हैं। अगर प्लांट के बेसिस पे हम बात करेंगे तो हम क्या है, सेनेसेंस कहते हैं। आफ्टर सम मोर टाइम ऑल लाइफ एक्टिविटीज गेट स्टॉप। कुछ मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। जब आप बर्थ लेते हैं, जब जन्म होता है, तब हर चीज सही से चल रही होती है, यंग होते हैं तब भी सही से चल रही होती है ना। लेकिन जब आप ओल्ड होते हैं तो धीरे धीरे जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, धीरे धीरे स्टॉप होने लगती हैं। और जिसे हम, जब जिस दिन एकदम से स्टॉप हो जाती हैं चीजें, उसे हम क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, जो जैसे मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके कौन कौन से डेफिनेट कैरेक्टर्स होने चाहिए, है ना। तो पहला क्या हुआ, नेचर, सेलुलर नेचर हो गया, डेफिनेट मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए, प्लांट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, है ना। और इरेटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली होनी चाहिए, मतलब रिस्पॉन्स करने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, मूवमेंट होना चाहिए, लोकोमोशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ होनी चाहिए उसमें, या होती है, एक्सक्रीशन होनी चाहिए, है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, फिर रिप्रोडक्शन होना चाहिए एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, एडेप्टेशन होना चाहिए, ऑटो रेगुलेशन होना होना चाहिए या होता है, एंड सबसे लास्ट में जो आता है, एजिंग आती है या डेथ आती है। ओके, तो ये सारी कैरेक्टर हो गए किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो लिविंग होता है। ये हमारा पहला लेक्चर है एनसीईआरटी बायोलॉजी का, जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इसके नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ओके, तो इस लेक्चर में इतना इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।